सीखने वालों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में। तो हमने पिछली वीडियो में जाना कि वर्म होल्स क्या होते हैं और क्या उनसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर बने आई बटन के ऊपर दबाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस टाइम के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए स्पेस में हुआ किसी भी तरह का बदलाव टाइम को अफेक्ट नहीं करता है। न्यूटन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह और हर स्थिति में ये सबके लिए एक समान ही होता है। मतलब कि अगर मेरे लिए 2 घंटे गुजरे हैं तो इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए 2 घंटे ही गुजरे होंगे, चाहे वह एक जुपिटर प्लैनेट के ऊपर रह रहा हो या फिर एक ब्लैक होल के पास। पर आइंस्टाइन की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनका यह भी मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, ये सबके लिए सेम नहीं रहता। अलग अलग परिस्थितियों में समय अलग अलग गति से गुजरता है। हम स्पेस और टाइम को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। टाइम के गुजरने की स्पीड किसी बॉडी की वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड करती है। अगर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी आपके ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी से अलग है तो हम दोनों के लिए समय के गुजरने की स्पीड भी अलग अलग होगी। ग्रेविटी और वेलोसिटी बढ़ने पर समय के गुजरने की स्पीड कम हो जाएगी। अब चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि ब्लैक होल के पास अगर कोई इंसान या फिर स्पेस प्रोब ट्रैवल कर रहा हो तो उसके लिए टाइम धीमा चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ही बड़ी होती है, और इसी वजह से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में रह रहे इंसान के लिए समय धीमा गुजरता है। इसी तरह अगर हम ऐसे यान की यात्रा कर रहे हो जिसकी स्पीड काफी ज्यादा हो तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाता है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 जुड़वा दोस्त हैं, एक पार्थ और दूसरा रुद्र। पार्थ की एक सरकारी नौकरी लग जाती है जबकि रुद्र एक एस्ट्रोनॉट बन जाता है। अब एक स्पेस मिशन के लिए रुद्र को धरती से दूर जाना है, तो जाने से पहले रुद्र अपने दोस्त से मिलता है और फिर वह अपने यान पर बैठकर धरती से दूर निकल जाता है। क्योंकि इस यान की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस यान के अंदर बैठे रुद्र के लिए समय पृथ्वी पर मौजूद पार्थ के मुकाबले धीमा गुजरेगा। अब जब रुद्र अपने मिशन को 5 साल खत्म करने के बाद पृथ्वी पर लौटेगा तो वह देखेगा कि उसका दोस्त बूढ़ा हो चुका है, जबकि उसकी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही इजाफा हुआ है। इन दोनों उदाहरणों को हम केवल एक ही चीज से समझा सकते हैं, और वो ये है कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन के अनुसार हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लाइट की स्पीड फिक्स्ड होती है। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हैं समय हमारे लिए धीमा होता जाता है, और अगर हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो टाइम हमारे लिए बिल्कुल ही रुक जाएगा। स्पेस और टाइम में होने वाले इवेंट्स को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जिसे हम स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। स्पेस टाइम को समझने से पहले हमें स्पेस और टाइम को अलग अलग समझना जरूरी है। अगर बात करें स्पेस की तो हमारे चारों तरफ जो भी है वह स्पेस का एक हिस्सा है। स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम 3D ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें x, y और z एक्सिस होती हैं। ये x, y और z एक्सिस किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई को डिनोट करते हैं। अब अगर टाइम की बात करें तो हमारे लिए इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम ये जानते हैं कि ये हर पल आगे बढ़ता ही रहता है। इसे हम चौथा डायमेंशन मानते हैं। अब अगर स्पेस और टाइम दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा स्पेस और टाइम दोनों एक साथ स्पेस टाइम के रूप में जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पर क्या ये बात वाकई में सच है? आइए इसे भी एक उदाहरण के तौर पर ही समझ लेते हैं। मान लीजिए उन्हीं 2 दोस्त रुद्र और पार्थ में से रुद्र को पार्थ से मिलना है, तो रुद्र को पार्थ से मिलने के लिए स्पेस और टाइम दोनों की जानकारी देनी होगी। जैसे कि ताज होटल बुधवार को शाम 4 बजे। अगर रुद्र ने इन दोनों में से पार्थ को बस कोई एक चीज बताई होती तो पार्थ के लिए रुद्र को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता। जैसे कि अगर वह उसे कहता कि चलो हम ताज होटल में मिलते हैं, यहाँ उसके पास ये जानकारी नहीं है कि उसे ताज होटल में किस दिन और कब मिलना है।
उसी तरह अगर वो कहता कि बुधवार को शाम 4 बजे मिलते हैं, तो इस केस में पाथ को ये जानकारी नहीं है कि उसको कहां पर मिलना है। यानी कि बिना स्पेस और टाइम को कंबाइन किए किसी भी इवेंट को समझाना नामुमकिन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होता है। क्योंकि 4 डायमेंशन को हमारे लिए विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम स्पेस टाइम को 2D ग्राफ की मदद से दर्शाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस स्पेस को दिखाता है और वाई एक्सिस टाइम को। क्योंकि स्पेस और टाइम दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कोई भी वस्तु जब स्पेस में मूव करती है तो वह समय में भी आगे बढ़ रही होती है। मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है। अगर इसके मूवमेंट को सिर्फ स्पेस के रूप में दिखाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर इसके मूवमेंट को सिर्फ टाइम के रूप में दिखाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पर ये दोनों ही ग्राफ पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए जब स्पेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हमारे फिजिसिस्ट इस दुनिया को उस तरीके से नहीं देखते हैं जैसा कि हम आम इंसान देखते हैं। हमारे लिए ये एक मूवी की तरह है जो लगातार चलती ही रहती है, पर फिजिसिस्ट इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लेते हैं। जब हम किसी भी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो हमें पानी के रिपल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ये एक नेचुरल इवेंट है जो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। और अगर इसी इवेंट को हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। जब हमने पत्थर फेंका तो इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड बाद 1 सर्कल बना, फिर 2 सेकंड बाद 2 सर्कल बने और फिर 3 सेकंड बाद 3 सर्कल बने। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक कोण की तरह लग रहा है। इस ग्राफ में हमने सिर्फ 3 सेकंड के चेंज को ही दिखाया है, और अगर आपको इसके फ्यूचर में होने वाले चेंज को देखना है तो आप केवल इस कोण को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। अगर इसमें हम टाइम के डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो यही कोण उल्टा हो जाएगा और हमें इस इवेंट का पास्ट मिल जाएगा। इस कोण को हम लाइट कोण कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, फॉर अस फिजिसिस्ट द सेपरेशन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली एन इल्यूजन, ऑल्दो ए कन्विंसिंग वन। यानी कि फिजिसिस्ट के लिए प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट हमेशा ही एग्जिस्ट करते रहते हैं। समय का गुजरना सिर्फ एक भ्रम है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जब हमेशा ही मौजूद होते हैं तो हमें ये दुनिया चलती हुई ही क्यों दिखाई दे रही है। इसका जवाब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके प्रिंसिपल पर आधारित है। जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो वह हमें चलती हुई नजर आती है, पर असल में वो कई इमेजेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसे जल्दी जल्दी हमारे सामने दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप एक फ्लिप बुक को फ्लिप करते हुए देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप स्पेस टाइम को समझ चुके होंगे। अब सवाल उठता है कि स्पेस टाइम के ग्राफ या डायग्राम को बनाने का फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि हम किसी भी इवेंट का छोटा ग्राफ बनाकर उसकी फ्यूचर या फिर उसके पास्ट को बता सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिग बैंग। आज के यूनिवर्स को स्पेस टाइम ग्राफ में बनाकर हम इससे आसानी से ये बता सकते हैं कि पास्ट में हमारा ब्रह्मांड कैसा रहा होगा और फिर फ्यूचर में ये कैसा होगा। उसी तरह से हम किसी भी प्लेनेट के प्रेजेंट के स्पेस टाइम डायग्राम के आधार पर ये आसानी से बता सकते हैं कि 10 साल पहले वो ग्रह इस समय कहाँ था और फिर 10 साल बाद वो ग्रह कहाँ होगा। स्पेस टाइम के कंसेप्ट के कारण ही आज हम ग्रेविटी को समझ पाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, नई नई चीजें सीखते रहिएगा।